दोस्तों, आज जैसे कि हमने पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका कवर किया था, आज से हम इसको सेक्शन वाइज को रिवाइज करेंगे। देखो, कहने को तो सेक्शन इसमें मैं ऊपर ऊपर से बता दूं तो मिनट लगेंगे मुझे, 15 से 20 मिनट लगेंगे पूरे एक्ट को कवर करने में। लेकिन हम इसकी डीप स्टडी करेंगे, साथ के साथ में इसको फ्लो चार्ट के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा ही एक्ट, देखो 6 चैप्टर्स हैं इसके और 30 सेक्शन हैं। लेकिन ये 6 चैप्टर्स और 30 सेक्शन एक दिन में नहीं पढ़ सकते, तो उसको भी मैं अलग अलग वीडियो सेशंस के अंदर आपको कवर कराऊंगा। आज हम इस वीडियो लेक्चर में और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी मैं आपको झलक दे देता हूँ, एक सिनेरियो दे देता हूँ, तो आपको समझिए। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करने के बाद अब आती है पारी स्कीम ऑफ द एक्ट। यानी ये एक्ट क्या कहता है, इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं। ये कहता है सेक्शन वाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सेक्शन, ये एक्ट कंसिस्ट करता है 30 और अंडर चैप्टर 6, 6 चैप्टर के अंदर 30 सेक्शंस हैं। मैंने उनको चैप्टर कहा है लेकिन इन पे चैप्टर नहीं लिखा हुआ। आप अगर बीएड खोलेंगे तो उसमें चैप्टर वर्ड का नहीं, तो पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें हेडिंग वाइज इनको डिफाइन किया गया है। बहरहाल, तो इसमें 6 चैप्टर्स हैं। जैसे कि प्रिलिमिनरी बात करता है सेक्शन 1 to 4 में, हिंदू मैरिज क्या होगी, क्या उसकी सेरेमनीज होगी, किस तरह से परफॉर्म किया जाएगी, वो सारे आंसर करता है सेक्शन 5 to 8। RCR, अगर मैं कहूँ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स, RCR, आप समझ जाइएगा कि मैं उन वैवाहिक संबंधों को पुनर्स्थापित करने की बात कर रहा हूँ जो कि किसी वजह से, जैसे कहते थे ना, वो कंपनी छोड़ के चले गई वाइफ बिना बताए, तो उसके लिए हम RCR की एप्लीकेशन लगाते हैं सेक्शन 9 में। बाहर हम पढ़ेंगे। जुडिशियल सेपरेशन की हम इसमें बात करने वाले हैं। नलिटी ऑफ मैरिज, इस तरह से मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। एंड डाइवोर्स, और उसमें क्या क्या रिलीफ उनको मिलते हैं। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद किस तरह से लॉ वो कोर्ट में डील किया जाएगा, उसका एक प्रोसीजर बताया गया है कि इस पे CRPC एप्लीकेबल, सॉरी, CPC एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये सिविल लॉ है। जानना कि मैरिज है, सिविल लॉ है, ठीक है, इस पे CPC एप्लीकेबल होगी। समझ में आ गई। और उसके बाद हम सबसे लास्ट में जो मैंने सेविंग क्लोज तो आपको बता ही दिया, अगर ना ही बताऊंगा तो चलेगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि इसमें आपके सिलेबस में है, ठीक है। सेविंग क्लोज एंड रिपील्स, चलते हैं, शुरू करते हैं। अब मैंने इसका ना बहुत बढ़िया सा फ्लोट चार्ट बना लिया। स्कीम ऑफ दी, स्कीम ऑफ दी, ये कहता है, प्रिलिमिनरी में बात करता है। आज हो सकता है तो मैं पूरा प्रिलिमिनरी वाला कवर कर लूँ, फिर एक एक वीडियो में अगले सेक्शंस में इनको 6 या 7 वीडियोस में कवर कर लूँगा। कोशिश करूँगा जल्दी हो जाए। बहरहाल, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, डिफिनीशन एंड ओवरराइडिंग इफेक्ट। इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये दो, बल्कि 3 ही बता चुका हूँ। फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। हमें ये पता होना चाहिए किस सेक्शन में क्या बात कही गई है, तो सेक्शन वाइज पढ़ना ही है। उसके बाद हिंदू मैरिज क्या होगी, कंडीशन फॉर मैरिज, गार्जियनशिप। ये वाला गार्जियनशिप वाला वैसे प्रोविजन ना रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो ये एक नया एक्ट बनाया गया है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ओके, अमेंडमेंट आया था इसमें, बात करेंगे सब बारे में। सेरेमनीज, रजिस्ट्रेशन, किस क्या सेरेमनीज होंगी जिससे कि मैरिज फुलफिल होगी, रजिस्ट्रेशन क्या होगी, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में हम देखने वाले हैं। सेक्शन 5, 6, 7, 8 इस तरह समझेगा। फिर हम बात करते हैं RCR एंड जुडिशियल सेपरेशन। ये जुडिशियल सेपरेशन है सेक्शन 10 में, और RCR आपका जुडिशियल रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट है सेक्शन 9 में, तो इसको ही हम डील करेंगे। उसके बाद हम आते हैं नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, डाइवोर्स के ग्राउंड्स, अल्टरनेटिव रिलीफ, और भी बहुत कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट भी पढ़ने वाले हैं। फिर क्या क्या पनिशमेंट का प्रावधान किया है वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर हम बात करते हैं प्रोसीजर की। आपके प्रोसीजर में हम सेक्शन 19 से 28A तक पढ़ेंगे। देखो, ये तो दो प्रोविजन है ना, नैलिटी ऑफ मैरिज और जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर, यही मेन और अहम मतलब कि टॉपिक्स हैं। बाकी ये जो सेक्शन 1 to 9 तो आप ऐसे समझ जाओगे ऐसे चुटकियों में, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट समझने वाला ये है।
आपका नलिटी ऑफ मैरिज, तो ये जो है एक ये और एक ये, इनको ध्यान दे के समझना है आपको। चलिए शुरू करते हैं प्रिलिमिनरी पार्ट। तो सेक्शन 1 और 4 को मैंने साथ में रखा है क्योंकि मैं ओवरराइडिंग आपको समझा चुका हूँ, तो अलग से ओवरराइडिंग नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको एक बार उसको रीड कर। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की बात करता है सेक्शन 1, कमेंसमेंट की बात नहीं करता। ये कहता है शॉर्ट टाइटल में हिंदू मैरिज एक्ट का शॉर्ट टाइटल है, हिंदू मैरिज एक्ट का शॉर्ट टाइटल है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उसका शॉर्ट टाइटल है, आपको पता होना चाहिए किस एक्ट को लॉ किस नाम से जाना जाता है, कि क्या उसका नाम है। फिर एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, टेरिटोरियल एप्लीकेशन मैं इसकी बता रहा हूँ। तो ये एप्लीकेबल होता है सब्जेक्ट मैटर पे, अप्लाइज टू आल्सो टू हिंदूज, हिंदूज हिंदूज में सब इंक्लूड हो गए, डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी टू विच द एक्ट एक्सटेंड, ठीक, दैट इज वेयर हिंदू reside, whether within India or outside India, this act applies। मान लो किसी व्यक्ति ने, जो कि हिंदू है बाय रिलीजन, शादी की इंडिया में, फिर वो कुछ समय अपनी बीवी के साथ रहा, फिर बाहर विदेश चला गया और वहां जाके उसने एक और शादी कर ली। अब जो बाईगेमी का प्रोविजन दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, क्या उसकी सजा उसे नहीं मिलेगी इस बिहाफ पे कि वो आउटसाइड इंडिया है? नहीं, जहाँ कहीं भी हिंदू कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति रहता है उसके ऊपर ये एप्लीकेशन बराबर होगी, भले ही उसे एज अ एक्सपर्टी डील करना पड़े उस पूरी ही प्रोसीडिंग को, गर्ल को, जो जो महिला है उसको भले ही एक्सपर्टी डिग्री लेनी पड़े, ठीक। तो ये एप्लीकेबल होता है सभी व्यक्ति पे, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो। मैं हिंदू कम्युनिटी के आदमी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं फॉरनर के ऊपर आप एप्लीकेबल करने लगो। विदाउट कन्वर्जन फॉरनर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। या किसी के भी ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो जब तक उसकी एप्लीकेशन उन तीन तरीकों से ना हो जाए जो हम पहले ही डील कर चुके हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। अब ये कहता है ओवर राइडिंग इफेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ हो गई, एनी कस्टम यूसेज एज अ पार्ट ऑफ दैट लॉ इनफोर्स इमीडिएटली बिफोर दिस एक्ट कमेंसमेंट। इस एक्ट के कमेंस होने से पहले अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन, कोई लॉ, कोई रूल, कोई कस्टम, कोई यूसेज कुछ भी रहा है, उसका इफेक्ट कैसा हो जाएगा, एकदम निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस लॉ के अंदर उस मैटर पे प्रोविजन बना दिए गए हैं इस लॉ में, ठीक है। ये कहता है ना, शैल सीज टू हैव इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर विच द प्रोविजन इज मेड इन दिस एक्ट। आगे ये बात करता है एनी अदर लॉ इन फोर्स, अगर कोई भी लॉ इन्फोर्स हुआ है और वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, उसकी इनकंसिस्टेंसी की सीमा तक वो लॉ कैसे हो जाएंगे, शैल सीज टू हैव इफेक्ट। उन अब इमीडिएटली बिफोर की बात करता है ये, ठीक है। ये उन लॉ की बात कर रहा है जो पहले थे, उन लॉ की बात नहीं कर रहा है जो बाद में बने, ठीक है। आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं इसका सेक्शन नंबर 2। इसको बहुत ही मैंने डायग्रामिक रूप से, डायनामिक तरीके से समझाने की कोशिश करी है। लिखने को तो मैं इसको वैसे ही लिख दूं जैसे उसकी एक्ट के अंदर सेक्शन की लैंग्वेज है, लेकिन क्या आपको समझ पाओगे आप, है ना। तो अब मैं इसको बता रहा हूँ कि हिंदू लॉ अप्लाइज, यानी दिस एक्ट अप्लाइज टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू बाय बर्थ, ब्रॉट अप एज ए हिंदू, हिंदू बाय कन्वर्जन रिकन्वर्जन, बुद्धिस्ट बाय बर्थ, बुद्धिस्ट बाय रिलीजन, ऐसे सबके लिए। अब ये हम बात करते हैं हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म। हिंदुइज्म में जितनी भी फॉर्म है, अगर किसी के अंदर भी कोई व्यक्ति कोई किसी भी तरह का धर्म फॉलो करता है, कोई भी सेक्ट, कोई सब सेक्ट, जैसे शैववाद है, वैष्णववाद है, ऐसे अलग अलग इन्होंने अपने मजहब के हिसाब से देवी देवता बना दिए हैं, कुल देवता बना लिए हैं। तो सारे तो है, तो कहने पर हिंदू ही, सभी मूर्ति पूजन करते हैं, सभी शास्त्रों को मानते हैं, सभी कहते हैं मनुस्मृति को फॉलो करते हैं, सभी गीता पुराण इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं।
है तो सारे हिंदू ही, भले ही उसमें से कुछ स्क्रिप्चर्स निकाल कर, भले ही उसमें से कुछ लॉज या कोई रूल्स कोई श्लोक निकाल कर वो नए लॉ का नया से पूरा निर्माण कर लें। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, चाहे वो बाय रिलीजन हो, एनी ऑफ इट्स फॉर्म, बाय बर्थ में कौन आ गया, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट लेजिटिमेट, अगर दोनों ही पेरेंट्स या वन ऑफ द पेरेंट्स के अगर हिंदू है, या एक हिंदू है एक बुद्धिस्ट है, एक हिंदू है एक जैन है, एक हिंदू है एक सिख है, तो भी, या कोई भी एक हिंदू है, अगर वो ऐसा है तो हिंदू बाय बर्थ होंगे और हिंदू लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ब्रॉट अप एज अ हिंदू, या उनका पालन पोषण एज अ हिंदू परिवार में हुआ है, बाय कन्वर्जन और डिकन्वर्जन टू हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म सिखिज्म, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही एप्लीकेशन ऑफ दिया है। आगे ये देखो एक्सक्लूजन थ्योरी में क्या है, एक्सक्लूजन थ्योरी में क्या था, दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाइज टू अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज, इन चार लोगों के ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वो इनको हिंदू की सब कैटेगरी में नहीं मानते। और किन पे एप्लीकेबल नहीं होता, अगर कोई एनी मेंबर है एसटी कम्युनिटी का, शेड्यूल ट्राइब्स में अगर कोई आता है, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ क्लॉज 25 के अंदर अगर वो आ रहे हैं, वो सबसेक्ट की लिस्ट दी हुई है, अगर वो उसमें कम्युनिटी में आ रहे हैं वो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन एप्लीकेबल कब होगा, किनके ऊपर, इन सब शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर कब होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, आगे लिखा है अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अदरवाइज डायरेक्ट, जब तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू ना कर दे। ठीक है जी, इस पे केस भी दिया हुआ है जिसमें ये कहा गया है, ये देखो केस में लिख दिया है, डॉक्टर बिनी बिनी बी वर्सेस जयान PRLR 2015 का ये मैटर है। इसमें कहा गया HMA नॉट एप्लीकेबल। ये कहता है सेक्शन 2 क्लॉज 3, जो कि एप्लीकेशन की ही बात करता है, ऑफ हिंदू, the expression Hindu shall be construed as if it is include a person who, though not Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provision contained in this section। तो सेक्शन 2 क्लॉज 3 की इसमें रेफरेंस दिया है, उसमें क्या है, एक्सप्रेशन हिंदू शेल बी कंस्ट्रूड, उसको ऐसा पढ़ा जाएगा, ऐसा उसका अर्थ निकाला जाएगा, शेल बी कंस्ट्रूड मीन्स ऐसा अर्थ निकाला जाएगा, एज इफ इट इज इंक्लूड अ पर्सन, जैसे कि वो इंक्लूड शामिल कर दे उस व्यक्ति को, दो नॉट अ हिंदू बाय रिलीजन, जो कि हिंदू बाय रिलीजन तो नहीं है, इज नेवरदलेस, कम तरकी, अ पर्सन टू whom दिस एक्ट अप्लाइज, द पर्सन टू whom दिस एक्ट अप्लाई बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस एक्ट, सिर्फ इसलिए अप्लाई हो रहा है कि वो जहां वो रहता है। अब हम जानेंगे डेफिनेशंस ऑफ द एक्ट, या फिर हम कह सकते हैं किसी में इंटरप्रिटेशन क्लोज दिया जाता है, किसी में जनरल एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो ये हमें बता रही है कुछ जो शब्द यूज होंगे ना इस पूरे ही एक्ट में, इस पूरे ही एक्ट में जो शब्द यूज होंगे इनका क्या मतलब हो, कैसे हम उनको समझेंगे। सबसे पहले कस्टम एंड यूजेस है, कस्टम एंड यूजेस शब्द दिया गया है, ये क्या होता है, रीति रिवाज और कुछ रूढ़ियां, इनको ऐसे समझें। ये कहता है कि एनी रूल which having been continuously uniformly observed for a long time has obtained the force of law, इन जहाँ मैंने हाईलाइट किया है ना शब्दों को ध्यान देना, obtain the force of law among Hindus in any local area, tribe, community group or family, certain, not unreasonable or opposed to public policy, यानी not opposed to public policy, इसको ऐसा पढ़ना, any rule applicable only to a family, it has not been discontinued by the family, यानी कह रहा है किसी कस्टम और यूसेज होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी जरूरी है। कस्टम और यूसेज को ऐसा अगर हम रूल माने कि अगर कोई भी रूल विच हैविंग बीन कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली, यानी लगातार और एक समान रूप से, यूनिफॉर्मली लगातार एक समान रूप से ऑब्जर्व यूज की जा रही है, महसूस की जा रही है, समाज में चल रही है, ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, और वो लंबे समय से चलते 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 कैसे हो गए, ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ,
और उसने फोर्स ऑफ लॉ एज अ लॉ की मान्यता ही उस समाज में पाली है। अमोंग द हिंदूज, अब हिंदूज में सब चीज शामिल होती हैं, आपको मैंने बता दिया। इन द एनी लोकल एरिया, किसी अगर लोकल एरिया में वो कस्टम यूजेस फॉलो कर की जाती है, किसी ट्राइब में, कम्युनिटी में, ग्रुप में और फैमिली में, और वो ऐसी हैं कि उनमें सर्टेनिटी है यानी निश्चितता है। और वो सर्टेनिटी क्या है? सर्टेन है एंड नॉट रीजनेबल, और वो ऐसी नहीं है बेतुकी सी कोई रूढ़ी हो। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और ऐसे भी ना हो कि पब्लिक में किसी तरीके की वो अव्यवस्था पैदा कर रही हो। और ये आगे ये क्या सेक्शन ये कहता है, कस्टम की क्लोज ए, 3 क्लोज ए भी कहता है, और वो रूढ़ी ऐसी है कि अगर किसी फैमिली में एप्लीकेबल किया है, सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेशल फैमिली में भी, तो वो डिसकंटिन्यूड ना हुई हो, तो उनको हम कस्टम एंड यूजेस का दर्जा दे सकते हैं। समझ गए? एकदम सिंपल है। कोर्ट कौन होंगे? देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक मुद्दे में, हर एक मैटर में, हर एक केस में अलग अलग मान्यता रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता तो एक ही कोर्ट है, लेकिन जनरली अगर हम इस एक्ट की एप्लीकेशन के हिसाब से समझें, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किन्हें किन्हें माना गया है? सिविल मैटर है ये, यानी इस एक्ट के अंदर जो भी मैटर्स डील होंगे वो सिविल कोर्ट के अंदर चलेंगे, फैमिली कोर्ट के अंदर चलेंगे। अब तो ये फैमिली कोर्ट, स्पेशल कोर्ट बना दी गई हैं इन मैटर्स को डील करने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समय हुआ करते, तो क्या कहता है, एनी एरिया, कोई भी अगर ऐसा स्थान है, फॉर विच, जिसके लिए कि इज अ सिटी सिविल कोर्ट, क्या मैंने कहा सिविल मैटर है, तो सिटी का सिविल कोर्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट और ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, कोई भी प्रधान सिविल कोर्ट जिसके पास ओरिजिनली जुरिडिक्शन है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन समझते हैं, जिसका मेन जुरिडिक्शन ही क्या हो, इन मैटर्स को डील करना हो। ठीक। एनी अदर सिविल कोर्ट, या फिर कोई अन्य सिविल कोर्ट, ये सिविल कोर्ट्स का ही मुद्दा है, तो सिविल कोर्ट का ही बार बार जिक्र किया जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो होंगे जो कि सिटी सिविल कोर्ट होंगे, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होंगे, एनी अदर सिविल कोर्ट होंगे specified by the state government by the notification official gazette as having a jurisdiction in respect of the matter dealt with it within this act। ठीक। 3 कोर्ट्स में बताएं, तीनों में बता दें, अगर स्पेसिफाइड द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट एज हैविंग अ जुरिडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैटर, और वो जुरिडिक्शन भी रखते हो, ऐसा नहीं है वो सिविल कोर्ट हो और वो प्रॉपर्टी के मैटर सुनते हो। तो एज हैविंग ए जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर डील विद इन दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट में दिए गए उन मैटर्स पर डील करता हो। आगे हम समझते हैं, बहुत ही वो लोगों को लगता है यार हाफ ब्लड, फुल ब्लड, यूटेरिन यूटेरिन ब्लड क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत ही यार सिंपल ही वेड में आपको समझा दूंगा, आप कभी भूलने वाले नहीं हो, मैं गारंटी देता हूँ उस चीज में। देखो, बिस्मिल्लाह। देखो ये कहता है, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड सेक्शन 3 की क्लोज सी में दी गई है। अब तक हमने सेक्शन 3 क्लोज ए और बी हमने डील की है, कस्टम यूज एंड डिस्ट्रिक्ट कोड। अब हम डील करने जा रहे हैं फुल ब्लड हाफ ब्लड। अभी देख लो भाई साहब, रात के 1 बज रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। बहरहाल, आ जाओ मुद्दे पे आ जाओ, भटको मत। आंखों में नींद भरी पड़ी है, खोलनी पड़ रही। टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर, दो व्यक्ति, टू पर्सन, मेल और फीमेल, मेल मेल, फीमेल फीमेल, यहाँ पे मेनली मेल एंड फीमेल की ही इंटेंशन से में डाला गया, 2 पर्सन को। आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर, एक पुरुष एक महिला से कहा जाएगा कि फुल ब्लड से रिलेटेड है। कब? बाय फुल ब्लड व्हेन देयर आर अ डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, जब ये व्यक्ति इस महिला का कैसे संबंधी हो, फुल ब्लड पे, कैसे कि इसके जो माँ बाप हैं और इसके जो माँ बाप है दोनों समान सेम है, इसके जो पिता का नाम है उसके भी पिता का नाम है, दोनों समान है। ये कह रहा है व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ,
यानी ऐसा हो सकता है फुल ब्लड में कि इसके जो पापा हैं और इसके जो पापा हैं और उन दोनों के जो पापा हैं वो सेम हो। ये बात होगी फुल ब्लड की। ठीक। यानी दोनों के एंसेस्टर समान है और सेम ही इनकी माता थी। उनकी दादी भी तो सेम हुई। बाद में भले ही इनकी मम्मी अलग अलग हो गई हो, लेकिन ये कह रहा है तो फुल ब्लड ही। ठीक। अब बात करते हैं। वैसे कहने को तो मैं एक सिंपल एग्जांपल बता दूं, ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन है। इसके जो पापा है इसके जो पापा है सेम है, इसकी जो मम्मी है इसकी मम्मी है सेम है। ऐसा समझ गए? फुल ब्लड समझ गए? सेम एंसेस्टर्स, सेम वाइफ, फुल ब्लड। ठीक है। कॉमन पेरेंट्स, हाफ ब्लड में आते हैं। हाँ देखो मैंने यहाँ पर ना डायग्राम भी बनाया हुआ, चित्र भी बनाया रखा है ना, तो आपको समझ में आ जाएगी। मदर फादर दोनों सेम। अब बात हम कर लें बाय हाफ ब्लड। हाफ ब्लड कब कहेंगे हम किसी को? when they are descendant from a common ancestor but by a different wife। मान लो कोई व्यक्ति है, उनके ये दो बच्चे हैं। ठीक है। ये दो बच्चे हैं। एक जो बच्चा है वो इस बीवी से है, एक जो बच्चा है एक जो बच्चा है वो इस बीवी से है। अब जो ये जो बच्चे हैं, कहने तो अलग माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन इनका बाप तो एक ही है, फादर तो इनका एक ही है। तो ये हो गए हाफ ब्लड। इनकी रूपरेखा कैसे चल रही? ऐसी चल रही है। ये इससे पैदा हुए और ये इससे पैदा हुई। समझे? इनके फादर सेम है, माए अलग अलग हैं। तो ये हो गए हाफ ब्लड। अब इसका उल्टा कर दो तो आ जाता है यूटेरिन ब्लड। यानी माँ समान है, फीमेल सेम है, हस्बैंड उसके दो अलग अलग थे। एक टाइम पे अलग थे, फिर उनकी डेथ हो गई, फिर दूसरा बन गए। अब जो उनके जो बच्चे होंगे वो आपस में कैसे संबंधित होंगे? यूटेरिन ब्लड। ठीक है। मातृत्व पक्ष मजबूत है। और जो ऊपर की जो दो डेफिनेशन ऊपर दी गई है, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, उसमें पितृत्व कहते हैं सुपीरियर बताया गया है। यूटेरिन ब्लड देखो, केरला जो कम्युनिटी होती है, कुछ कहते हैं सिक्किम और असम में भी अगर आप चले जाओ तो वहां पे ना एक वाइफ होती है और उनके जो हस्बैंड होते हैं काफी होते हैं। एक मतलब सेक्ट कम्युनिटी बता रहे थे हिंदू के अंदर ही, जिसमें कि वो कल्चर फॉलो करता है, उसमें सिंगल वाइफ रहती है, बड़े वाले वाइफ से उसकी मतलब कि हस्बैंड से उसकी शादी होती है, भाई से शादी होती है। बाकी सारे में सेम चलता आता है। तो अब जो उनके बच्चे पैदा होने वाले हैं वो यूटेरिन ब्लड से रिलेटेड होंगे, क्योंकि उनकी माँ एक है और हस्बैंड फादर अलग अलग हैं। तो टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेरिन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रस। यहाँ पे हम बात करते हैं एंसेस्टर की, यहाँ एंसेस्टर ध्यान दिया, यहाँ हमने बात की एंसेस्ट्रस बट डिफरेंट हस्बैंड। कॉमन एंसेस्टर्स बट डिफरेंट हस्बैंड। तो एंसेस्टर का में इंक्लूड है फादर, एंसेस्ट्रेस में इंक्लूड है मदर। कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। ठीक है। हाफ ब्लड उल्टा है किसका? यूटेरिन ब्लड का। यूटेरिन ब्लड किसका उल्टा है? हाफ ब्लड। आगे चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप सपिंडा रिलेशन भी समझ जाओगे, और सपिंडा रिलेशन समझ गए तो प्रोहिबिशन डिग्री भी समझ जाओगे। आगे चलते हैं भाई, वीडियो लेंथी हो रही है, 25 मिनट की हो गई। डिस्क्राइब, सॉरी, प्रेस्क्राइब मीन्स क्या होता है? अगर कोई भी रूल बनाया जाता है इस एक्ट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या किसी हाई कोर्ट के द्वारा, तो ऐसा माना जाएगा कि वो प्रिस्क्राइब किया गया है इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट, जो भी रूल्स इस एक्ट के अंदर बनाए गए हों, उन रूल्स को प्रिस्क्राइब माना जाए। अब हम भाई समझते हैं सपिंडा रिलेशनशिप। इसका ना नाम भी बहुत खतरनाक लगता था पहले, यार क्या है सपिंडा रिलेशनशिप। ठीक है। इसको सपिंडा क्यों कहा जाता है? सहपिंड, सह यानी समान, पिंड यानी पिंड के लोग, और उन लोगों का जो रिलेशन
होगा वो सपिंडा कहलाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में ना कुछ चीजें हिंदी से ही या संस्कृत से ली गई हैं, लेकिन इनका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो थोड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन इसका मतलब सहपिंड, समान पिंड वाले, समान पक्ष परिवार वाले। ठीक है। यहाँ फर्स्ट जनरेशन लिखा ना, एकदम नीचे आ जाओ। देखो, बेरक्ट में ले लेता हूँ, आप बेरक्ट उठा लो। इसकी जो लैंग्वेज है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम इस पूरे ही डायग्राम को समझ जाएंगे। थोड़ी लेंथी सी 2F की डेफिनेशन है, सॉरी 3F की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3F में। उसको आप खुद पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ सपिंडर रिलेशनशिप होता क्या है। सपिंडर रिलेशनशिप पढ़ लिए तो प्रोहिबिशन डिग्री पे आप समझ जाओगे। ये कहता है, अगर कोई व्यक्ति, समझ लो मेल है, फर्स्ट जनरेशन का है, फादर पक्ष से 5 जनरेशन तक, और मदर पक्ष से 3 जनरेशन तक, फोर्थ भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ये फोर्थ समझना इसको। तो जब हम जनरेशन को काउंट करेंगे ना, तो इस वाले व्यक्ति को फर्स्ट जनरेशन रखेंगे और इससे ऊपर को 4 गिनेंगे तो 5 हो जाएंगी। तो इससे फिर हम मदर पक्ष में 3 जनरेशन रखेंगे, तो एक माता हो गई, ग्रैंड मदर हो गई, कहीं ना कहीं हम ग्रैंड 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 मदर को भी इंक्लूड करते हैं। यानी अब मैं समझाने आ रहा हूँ एक स्टोरी आपको, बहुत ही अच्छी। और ये जो सीरीज ऊपर को ऊपर चल रही है ना, इसको लीनियर असेंडेंट कहते हैं, यानी ऊपर की ओर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडेंट्स मीन जो ऊपर की ओर आपके पूर्वज हैं, और डिसेंडिंग मीन, डिसेंडेंट्स मीन जो नीचे की ओर आपके वंशज हैं। समझ गए? अब आप समझो, ये जो व्यक्ति है, ये अगर किसी स्त्री से शादी करना चाहता है, तो इसको ये देखना होगा कि क्या ये स्त्री मेरे परिवार की वंश लता, वेल के अंदर, वंश यानी जिसका मैं वंश हूँ, उस वेल के अंदर किसी की बेटी तो नहीं, किसी की पोती पोती तो नहीं, किसी की देवती तो नहीं। यानी अगर मान लो इसके फादर हैं, इनका कोई भाई है, इनका यहाँ भाई बना लेते हैं, इनकी बेटी तो नहीं है। या फिर मेरी मदर है, इनका कोई भाई है, इसकी बेटी तो नहीं है। यार इनके रिलेशन में, इन तीनों के रिलेशन में और इन चारों के रिलेशन में तो कोई नहीं आती। ये फर्स्ट जनरेशन वाले को देखना है शादी करते हुए, अगर वो इनके किसी सीरीज में आती है, किसी रिलेशन में आती है, तो वो महिला, ये महिला है, ठीक है, ये देवी जी जो है, जिनका आपस में कैसा संबंध होगा, सपिंडा रिलेशनशिप होगी, सपिंडा रिलेशनशिप होगी। ठीक है। ये आपस में कैसे रिलेट करेंगे एक दूसरे को, ये सहपिंड के लोग हैं, सह परिवार के लोग हैं। इस तरह से आप ऊपर देख रहे हो ना, तो इसका नेक्सस हम नीचे की तरफ भी देखेंगे। मान लो ये भाई साहब 40 साल के हो गए, अब ये 40 साल के होंगे तो कोई लड़की इनके ही परिवार में नीचे की और 20 की हो गई होगी। अब जब उस लड़की को हम फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन में रखेंगे, तो वो ये भी तो देखेगी क्या मेरे रिलेशन में तो नहीं आते। ठीक है। अब ये जो सपिंडा रिलेशनशिप स्टेब्लिश की जाती है, ये 3 तरीके से होती है। मैंने लिखा था, शायद वो हट गया, ये आगे किसी स्लाइड स्लाइड में दिया गया हो, है। ठीक? उधर भी लिखा था मैंने, इधर भी है। चलो, तो ब्लड रिलेशन से होगी, किन से होगी, और आपके यूटेरिन ब्लड से होगी, अडॉप्शन से होगी। ठीक है। तो उसको हम डिग्री और प्रोविशन डिग्री में डील करेंगे। तो एक तो हमें देखना है ऊपर की ओर, जो फर्स्ट जनरेशन को देख रहे हैं, लीनियन ऊपर की ओर देखेंगे। इस लॉ में लिख तो दिया है ऊपर की ओर देखना है हमें, लेकिन जब नीचे वाली शादी करेगी, हो तो ऊपर वाले से ही रही है, तो उसको नीचे की ओर भी तो देखना पड़ेगा। तो दोनों ही तरह अगर इसका रिलेशनशिप इन सीरीज के अंदर निकलता है, यानी वो ग्रैंडफादर के रिलेशन में ना होनी चाहिए, ना ही ग्रैंडफादर ग्रैंड ग्रैंडफादर की रिलेशन में हो, ना ही ग्रेट ग्रैंडफादर की रिलेशन में हो, ना ही ग्रैंड मदर की, ना ग्रैंड मदर की, या ग्रैंड ग्रैंड मदर की, या मदर की, इनमें से किसी के रिलेशन में वो नहीं होनी चाहिए।
बाय अडॉप्शन, बाय किन, बाय ब्लड, किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए, तभी ये शादी करेंगे, वरना तो ये भाई बहन कहलाएंगे, ये रिलेटिव कहलाएंगे। समझ में आ गई? आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटरी रिलेशन, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन, यानी हमने एक ना सूचकांक या मानक रख दिए हैं जिसमें हम ये मानते हैं अगर इस कैटेगरी के अंदर रिलेशनशिप स्थापित होता है तो उसमें हम शादी नहीं कर सकते, वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड किया गया है कि हम उसमें विवाह नहीं कर सकते, विवाह संबंध नहीं बना सकते। किन किन में? तो जो सपिंडा रिलेशनशिप है उनकी ही सीक्वेंस को हम समझेंगे। और ये लीनियर डिसेंडेंट एसेंडेंट और डिसेंडेंट का पता लग गया ना आपको, नीचे की ओर ऊपर की ओर, कुछ लॉजिकली भी समझना पड़ता है। आपको ऊपर की ओर तो लीनियर एसेंडेंट बताया, डिसेंडेंट के बारे में नहीं बताया। नीचे वाली तो खुद देखेंगे ना ऊपर की ओर, तो आपको भी नीचे की ओर देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं भाई। पहली ये सीक्वेंस पहली डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन रखता है, ये कहता है इफ वन इज लीनियर एसेंडेंट ऑफ अदर। इसको समझते हैं। ये जो पुरुष है, मान लो इसकी माँ की माँ की ये बेटी है, यानी इसकी कौन लगी? इसकी समझ लो ये बेटी है, ये देवती है, पोती है, तो इसके तो रिलेशन में आ गई, लीनियर असेंडेंट हो गई, तो ये शादी नहीं हो सकती। इधर क्रॉस लगा दो प्यारा सा। इफ वन वाज द वाइफ एंड हस्बैंड और ऑफ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट्स ऑफ द अदर, मान लो ग्रैंड इधर इनकी ग्रैंड फादर यानी दादा पक्ष के यहाँ से या नानी पक्ष के यहाँ से, दादा पक्ष के यहाँ से अगर किसी की वाइफ है कोई स्त्री, या मदर पक्ष के यहाँ से किसी का हस्बैंड है कोई व्यक्ति, तो हस्बैंड से तो शादी नहीं करेगा ना ये, लेकिन ये तो करेगी। तो ये भी तो देख के चलेगी क्या इनका कोई हस्बैंड तो नहीं है, वाइफ तो नहीं है। तो किसी के रिलेशन में, हमारे रिलेशन में कोई हस्बैंड और कोई वाइफ है तो उससे भी हम शादी हिंदूज के अंदर नहीं करते। ठीक है, चाहे वो लीनियर एसेंडेंट हो चाहे डिसेंडेंट हो ऑफ द अदर। तीसरी इसमें सिचुएशन दे दी, इफ वन वाज अ वाइफ ऑफ द ब्रदर और ऑफ अ फादर और मदर्स ब्रदर। ये कहता है अगर किसी कोई महिला किसी की बीवी है, किसकी? भाई की बीवी है। इफ वन वाज अ वाइफ ऑफ ब्रदर और ब्रदर ऑफ फादर्स, यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे द ब्रदर ऑफ द फादर्स, ये फादर्स की बीवी, फादर के भाई की बीवी है यानी चाची है। मदर्स ब्रदर यानी मामी है। ठीक है, मदर्स ब्रदर्स वाइफ और ऑफ द ग्रैंड फादर्स वाइफ और ऑफ अ ग्रैंड मदर्स वाइफ, मदर्स ब्रदर्स वाइफ, तो वहां पे भी शादी नहीं होगी। यानी चाची से, मामी से, ताई से, आपकी ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ब्रदर की वाइफ, यानी वो भी तो नानी लगी, वो भी तो कहीं नहीं नानी लगी, तो उनसे भी शादी नहीं होगी। चाची, मामी, ताई, नानी, कितने सारे रिलेशन हो गए। ठीक है, कहीं ना कहीं से बिल्कुल ही खत्म कर रहा है। आगे चलता है, इफ टू आर ब्रदर और सिस्टर्स, अगर दो पक्षकार ब्रदर या सिस्टर हैं, अंकल हैं, नीस हैं, यानी चाचा भतीजी हैं, आंट एंड नेफ्यू हैं, चाची मामी, या फिर कहते हैं भतीजा भांजा है। तो नीस तो उसमें भतीजी और भांजी दोनों के लिए यूज होता है, अंकल चाचा और मामा दोनों के लिए यूज होता है, तो इनके रिलेशन नहीं हो सकते। और चिल्ड्रन ऑफ अ ब्रदर और सिस्टर, यानी मामा भांजी से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर तो हो गया भतीजी, चिल्ड्रन ऑफ सिस्टर हो गया भांजी भतीजी, ऐसा उसमें शादी नहीं हो सकती। ऑफ अ टू ब्रदर्स और ऑफ द टू सिस्टर्स, यानी दो बहनें अपने बच्चों को आपस में विवाह करा दें, या दो भाई अपने बच्चों की विवाह करा लें, या उनके बच्चों से विवाह कर लें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता।
ये प्रोहिबिटेड डिग्री समझ में आ गई चार। पहली में लीनियर असेंडेंट, दूसरे में लीनियर असेंडेंट हो या लीनियर डिसेंडेंट के रिलेटिव्स हो, तीसरी में वाइफ किसी भी रिलेटिव की हो, चाहे वो चाचा की हो, ताऊ की हो, फादर की हो, मदर की हो, नानी हो, कोई भी हो, मदर के भाई की वाइफ, मदर की नहीं, मदर के भाई भाई की वाइफ। फ्लो करते हैं। इफ द टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल एंड नीस का संबंध, भाई बहन का संबंध, नेफ्यू आंट का संबंध, नेफ्यू और आंट का संबंध, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो उनके रिलेशन को प्रोहिबिट माना गया है। चार्ट समझ लें। मान लो ये जो फादर है इनका भाई है, उनकी ये बेटी है, तो ये इसकी क्या लगी, चचेरी बहन, तो क्या इससे शादी कर सकता है? नहीं। मान लो मदर है, इनका भाई है, इनकी ये बेटी है, तो क्या इससे शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? कि एक दूसरे के सपिंडा, ये सेम रिलेशन परिवार में आते हैं। हिंदुइज्म में बड़े परिवार का कॉन्सेप्ट था, तो उनमें शादी आपस में नहीं की जाती थी। यहाँ तक कि से एक गांव के लोग अपनी गांव में शादी ना करके दूसरे गांव में शादी किया करते थे, कि वो अपने गांव में रहने वाले को भाई बहन का दर्जा दिया करते थे। उस टाइम पे लोग थे स्वाभाविक, ठीक है, मान्यता वाले। अब लोग इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है, वो शुद्धता, खून की शुद्धता पे जोर देते थे। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी है। ये कहता है फॉर द पर्पज ऑफ द क्लोज एफ एंड जी। एफ में क्या बताया गया है और जी में क्या बताया गया है? एफ में बताया गया है आपका सपिंडा रिलेशनशिप, और सपिंडा क्या होगा। दूसरा बताया गया है सपिंडा रिलेशनशिप, और सपिंडा के बाद ये जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटरी रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप इंक्लूड्स रिलेशनशिप बाय हाफ इन यूटेरिन ब्लड एज वेल एज द फुल ब्लड। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करिए। अगर कोई भी रिलेशन है हाफ ब्लड में या फिर यूटेरिन ब्लड में, एज वेल एज बाय अ फुल ब्लड, चाहे इलेजिटिमेट ब्लड ही क्यों ना हो, रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट ब्लड, तो भी शादी नहीं होगी। रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन ही क्यों ना हो, एज वेल एज ब्लड, बाय ब्लड, तो माने तो अगर मैं बहुत जिस चीज का बताऊं, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वहां स्थापित होगा जहां मदर के हिसाब से 3 पीढ़ी, फादर के हिसाब से 5 पीढ़ी, ऊपर भी नीचे भी, जिस व्यक्ति से काउंट कर रहे हैं उसको फर्स्ट जनरेशन में रखेंगे, यानी उससे ऊपर के उसको मिलाकर 5 होने चाहिए और उससे मिलाकर 3 होने चाहिए, मदर के हिसाब से और फादर के हिसाब से। बस समझ में आ गई रेस्पेक्टिवली। अब ये कहता है लीनियर एसेंडेंट एंड लीनियर डिसेंडेंट, वंशवेल के ऊपर वंशवेल के नीचे, ब्लड किन्स और एडॉप्शन से रिलेशनशिप बनता है तो वहां शादी नहीं की जा सकती, स्ट्रांगली प्रोहिबिट किया गया है। चारों तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये कि कहाँ कहाँ शादी नहीं हो सकती। एंड ऑल टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इन दोज क्लोज शैल बी कंस्टिट्यूड अकॉर्डिंगली, और जो भी रिलेशनशिप इसमें आ रही है ना इन क्लोजेस में, उसको ऐसा ही पढ़ेंगे जैसा इस क्लोज में लिखा हुआ है। आज के लिए भाई साहब इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दो छोटे भाई को अपने। ठीक है, शुक्रिया।